नेक्स्ट जो एमसीक्यू देख रहे हैं वो टॉपिक से इसमें जो शुरू हैं वो 3 फेज़ एसी सप्लाई से मॉड्यूलेशन यानी कंप्लीट चैप्टर जो हाफ के रह गए वो अब देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट एमसीक्यू है इन 3 फेज़ एसी जनरेटर वी हैव डैश कॉइल्स। कितनी कॉइल्स होती हैं? तो 3 कॉइल्स यूज़ करते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन द कॉइल्स इन 3 फेज़ एसी जनरेटर्स। तो 180 डिग्री फेज जनरेटर फेज़ डिफरेंस होता है 3 कॉइल्स के दरमियान। ठीक है, तो थर्ड में है इन फेज इफ़ इन 3 फेज़ एसी सप्लाई द वोल्टेज इन कॉइल 1 इज़ 0 डिग्री इज़ 0 देन द वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल 2 एंड 3। अगर इसमें फर्स्ट में 0 है, ठीक है, तो जो दूसरी और तीसरी कॉइल होगी उसमें नॉन ज़ीरो होगा, ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम बट नॉट ज़ीरो, नॉन ज़ीरो कुछ भी हो सकता है, तो वो हम इसको कह देंगे नॉन ज़ीरो कह देंगे। डी ऑप्शन आ जाएगी इसके करेक्ट। ये फोर्थ में इन 3 फेज़ एसी जनरेटर मशीन हाउ मैनी टर्मिनल्स आर अवेलेबल। 4 टर्मिनल्स होते हैं, वैसे 6 होते हैं, तो 3 को मिला दें, 1 2 3 हैं, तो इनको ये मिला दें, ये वाला सेंटर वाला ये मिल जाएगा। ठीक है, तो कितने बन गए? तो ये 1 2 3 और एक सेंटर वाला 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आ जाएगी। इसमें आ जाएँ फिफ्थ में इन 3 फेज़ एसी जनरेटर मशीन हाउ मैनी टर्मिनल्स आर अर्थ। एक ही टर्मिनल अर्थ किया जाता है, इसमें ए ऑप्शन आ जाएगी। और ये वाला जहाँ पे तीनों कनेक्टेड होते हैं इसको अर्थ कर देते हैं। उसके बाद 6 में आ जाएँ दी वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ लाइन्स कनेक्टेड टू टर्मिनल्स ऑफ ईच कॉइल इन 3 फेज़ एसी सप्लाई टू द ग्राउंड इज़। तो ये हमें पता है कि 3 फेज़ में ग्राउंड से लाइव जो कनेक्टेड होती है उसमें 230 होती है और 2 लाइव के दरमियान 400 होता है। और अगली एमसीक्यू सी की है इन 3 फेज़ एसी जनरेटर दी वोल्टेज अक्रॉस एनी 2 लाइन्स। कोई सी 2 लाइव हाई के दरमियान 400 होता है। और इधर क्या कहा था? वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ लाइन्स कनेक्टेड टू टर्मिनल्स ऑफ ईच कॉइल 3 फेज़ एसी सप्लाई टू ग्राउंड और इसका जो टर्मिनल्स होते हैं उनके दरमियान 230 और कोई सी 2 के दरमियान 400 होता है। नेक्स्ट 8 पे चलते हैं। अच्छा, इसकी अगर मैं आपको डायग्राम दिखा दूं तो वहाँ से आपको मोर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डायग्राम है। तो यहाँ पे देखिए कोई सी 2 लाइंस के दरमियान 400 आ रहा है, एक ग्राउंड और एक ये वाली 3 में से कोई भी एक लाइव वाइल ले लें, तो इनके दरमियान कितना आएगा? 230 वोल्टेज आएगा। नेक्स्ट इसमें आ जाएं 8 एमसीक्यूज है इन अ सिंगल मेटल डिटेक्टर हाउ मैनी ऑसिलेटर सर्किट आर प्रेजेंट। 2 ऑसिलेटर सर्किट प्रेजेंट होते हैं, यानी अगर इसको देखें तो ये फर्स्ट ऑसिलेटरी सर्किट है, ठीक है, और ये सेकंड ऑसिलेटरी सर्किट है। 2 ऑसिलेटरी सर्किट इसमें कनेक्टेड होते हैं। 9 पे देखते हैं विच सर्किट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। एलसी सर्किट कहते हैं। अभी आपको सर्किट दिखाया है, इसमें एक एल होता है और एक सी होता है, यानी इंडक्टर और कैपेसिटर ये लगा होता है, इसको कहते हैं एलसी सर्किट कहते हैं इसको। उसके बाद देखते हैं 9 पे विच सर्किट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। अच्छा, ये एलसी पैरेलल सर्किट है। उसके बाद आ जाए 10 में इन मेटल डिटेक्टर एंड एलसी ऑसिलेटर सर्किट इज़ यूज्ड इन विच द एनर्जी इज़ ऑसिलेट बिटवीन सी एंड एल। कैपेसिटर और इंडक्टर के दरमियान एनर्जी ऑसिलेट करती है, ये बुक में लाइन भी मेंशन है। 11 में देखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मेटल ऑब्जेक्ट व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट ए मेटल डिटेक्टर सर्किट। ठीक है, तो अगर एब्सेंस होगा, कोई भी डिटेक्टर के पास नहीं होगा, तो दोनों की इंडक्टेंस इक्वल होती है दोनों सर्किट की। अभी आपको दिखाया 2 सर्किट थे। तो इन रेफरिंग टू क्वेश्चन 11 व्हाट इज़ ट्रू। ठीक है, तो 11 में देखें क्वेश्चन 11 है, कोई एक्सटर्नल नहीं है इसके पास, यानी ये डायग्राम है। तो अगर एक्सटर्नल ये गन इसके पास या कोई मेटल ना हो तो इन एल बी एल ए के इक्वल होगी, इंडक्टेंस दोनों की इक्वल होगी। और इस तरह इनके इंडक्टेंस इक्वल होगी तो फ्रिक्वेंसी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी भी इक्वल होगी। एफ ए और एफ बी की रीजन फ्रिक्वेंसी भी इक्वल होगी। व्हेन मेटल ऑब्जेक्ट कम्स नियर टू सर्च कॉइल देन इट्स इंडक्टेंस। जब सर्च कॉइल के पास ले आते हैं, सर्च पास लेकर आते हैं, मेटल पास लेकर आते हैं सर्च कॉइल के, तो इसकी इंडक्टेंस डिक्रीज़ कर देती है सर्च कॉइल की। ठीक है, इंडक्टेंस डिक्रीज़ होगी तो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस भी आ जाएगा।
इसी क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सर्च फ्रिक्वेंसी ऑफ सर्च कॉयल। सर्च कॉयल की फ्रिक्वेंसी क्या होगी? अगर ये देखें एफ आवर √2 1/2 LC, तो एल बी क्या होगा? कम होगा, तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ए चोक हैज़, चोक क्या होती है? थिक कॉपर वायर है, ये भी करेक्ट है। कॉयल ऑफ लार्ज सेल्फ इंडक्टेंस, ये भी करेक्ट है। लार्ज के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस होती है। कॉयल ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसमें। थिक भी होती है, लार्ज सेल्फ इंडक्टेंस होती है, और कॉयल की रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होती है। चोक डज नॉट अपोज द फ्लो ऑफ, चोक किसको अपोज नहीं करती? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक करंट को अपोज करती है। डज नॉट पोर्ट किसको अपोज नहीं करती? ये इलेक्ट्रॉनिक करंट को अपोज करती है, इसी को अपोज करती है, कन्वेंशनल करंट को अपोज करती है। डीसी को अपोज नहीं करती। डीसी डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट क्या होगा? पास कर जाएगा डायरेक्ट उसमें से, और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? डीसी की 0 होती है फ्रिक्वेंसी। तो बाकी सब को ये अपोज करेगा। नेक्स्ट 70 में देखते हैं विच कंपोनेंट अमंग द फॉलोइंग वी कैन यूज़ टू लिमिट एसी। तो ये तमाम कंपोनेंट ना एसी को, अल्टरनेटिव करंट को अपोज करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर सब करते हैं। 18 में आ जाए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कंसेप्ट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैक्सवेल के मुताबिक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर ये बोथ ए एंड बी आ जाएगा, ये दोनों ऑप्शन ही बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू? स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, स्टेशन चार्ज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है चार्ज तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये भी। एन एक्सीलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी ठीक है। एक्सीलरेटेड चार्ज जो होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। 20 में आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ द लॉन्गेस्ट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वैल्यू रेडियो वेव्स हैं इन सब में। एक ना आपने स्पेक्ट्रम याद रख लेना, इधर से सारे हो जाएंगे। GXU विबग्योर, इसमें ये स्पेक्ट्रम बनता है, ये याद रखना है। GXU विबग्योर IMR। अब ये याद रखना है, इधर को ये वेवलेंथ इंक्रीज़ करेंगी। ठीक है, और ऑपोजिट कर लें इसको, इधर को एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना, HCA व लैम्डा आपने पढ़ा हुआ है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगी तो एनर्जी कम होगी। ठीक है, अब ये क्या है? गैमा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, ये अब विजिबल रीजन है। ठीक है, विजिबल में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। फिर ये क्या है? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। इसको ऐसे याद रख लें, GXU विबग्योर IMR। ठीक है, ये इसी तरह इसको बाय लर्न कर लें, इसको याद कर लें, और अब कोई भी आई ना आप इसको पता चल जाएगा। अब वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लॉन्गेस्ट वैल्यू। तो लॉन्गेस्ट वैल्यू इसमें कौन सी होगी? अब देखें, इधर को वेवलेंथ बढ़ेगी, तो इधर में कौन सी दी है? रेडियो वेव्स हैं। अब इसका मतलब है ये रेडियो वेव इधर आ रही है, सबसे ज़्यादा किसकी है? रेडियो वेव की है। तो ये ऑप्शन आगे, बाकी पीछे हैं। तो इस तरह आपको एनर्जी का भी पता चल जाएगा, इधर को आएंगे तो एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद देख लें नेक्स्ट क्या है इसका। हाँ, ये हमने कर ली। और 21 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट स्पीड इन वैक्यूम। तो ग्रेटेस्ट स्पीड, ये तीनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, तो ये क्या होगा? सब की स्पीड क्या होगी? सेम होगी। ऑल ऑफ दीस आ जाएगा। तो इसमें ऑल हैव सेम स्पीड आ जाएगा। 22 में इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये सिंपल सा है। 23 में आ जाए पीस ऑफ वायर अलोंग विच चार्जेस आर मेड टू एक्सीलरेट इज़ नोन एज ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है, ये सिंपल सी अब MCQs आ रही है इसमें। इन रेडियो सेट टू ट्यून इन एनी रेडियो चैनल वी एक्चुअली वेरिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सी की हम वैल्यू चेंज करते हैं। ठीक है, सी की वैल्यू चेंज करते हैं तो रेजोनेंस होती है, यानी ये फॉर्मूला होता है ना, F = 1/2 π √LC।
तो सी की वैल्यू चेंज करने से ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही होती है। उसके बाद आ जाए इन प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन दी हाई फ्रिक्वेंसी वेव इज़ नोन एज, हाई फ्रिक्वेंसी वेव हम कहते हैं कैरियर वेव्स को, ठीक है। लो फ्रिक्वेंसी वेव को मॉड्यूलेशन वेव कहते हैं। उसके बाद आ जाए इन द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन दी ऑडियो सिग्नल इज़, तो ऑडियो सिग्नल को हम लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल कहते हैं, ठीक है। लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल में ये लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है और कैरियर वेव में हाई फ्रिक्वेंसी होगी। अच्छा अब आ जाएँ ये कैरियर वेव है, ये ऑडियो है जिसमें लो फ्रिक्वेंसी है। 27 में इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑफ डैश ऑफ कैरियर वेव्स इज इंक्रीज और डिक्रीज, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड इंक्रीज डिक्रीज होगा कैरियर वेव्स का, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रिक्वेंसी चेंज होती है कैरियर वेव्स की। द रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज, तो एम्पलीट्यूड AM है और AFM है। जो AM है इसकी रेंज ज़्यादा होती है और FM की रेंज कम होती है, तो ये याद रखना है। मेगा में आएगी इसकी रेंज। अब देखें ये फ्रिक्वेंसी अगर जिसकी ज़्यादा होगी उसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इधर इसको रेंज कह लेते हैं समझने के लिए, वेवलेंथ कम हो जाएगी। अब AM है, AM की रेंज ज़्यादा होगी तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, तो फ्रिक्वेंसी K में आएगी इसकी, और K में आएगी 540 to 1600 kHz, ठीक है। और इसकी फिर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी रेंज कम होती है, इसकी रेंज कम होगी तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, मेगा में आएगी, ठीक है। तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ है, ठीक है। तो FM की 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ इसकी आंसर आ जाएगा। वी 30 पे आ जाए, वी प्रेफर विच काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन ओवर हिल्स एंड लार्ज बिल्डिंग, तो AM को हम करते हैं लार्ज हिल्स और बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है। तो ये हमने 16 चैप्टर का कर लिया MCQs। अब हमने करनी है 15 चैप्टर की MCQs। अब इसमें देख लेते हैं 15 चैप्टर के MCQs कर रहे हैं, और ये जो MCQs हैं इनके लिंक मैंने दे दिए हैं, वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू एनर्जी स्टोर इंडक्टर है। अब इसमें दी हुई है लेंथ है वायर की और स्पीड दी हुई है, और स्पीड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की, और इसमें वोल्टेज EMF दी हुई है, इंड्यूस EMF दी है, मैग्नीट्यूड बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे E=V/D, माइनस भी आता है मैग्नीट्यूड के लिए, नेगेटिव रिमूव कर दें, E=V/D। V और D ये वैल्यू पुट करें, V इधर दिया हुआ है 1 वोल्ट और D इधर यानी लेंथ इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, इधर 1 है, तो इसको सॉल्व किया 0.1 वोल्ट आंसर इसका आ जाएगा, ये B ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद 2 देख लें, इसमें MCQ से ये डायग्राम दी हुई है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा दूसरे को डायग्राम बेस पे। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड में कहते हैं इन द डायग्राम शोन व्हेन रोड AB इज़ मूव्ड इन द पॉइंटेड डायरेक्शन देन गैल्वेनोमीटर रजिस्टर्स ए करंट, गैल्वेनोमीटर रजिस्टर ए करंट, दिस इंड्यूस करंट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट। यहाँ पे देखें ये एरिया चेंज होगा, इसको इस रोड को मूव करते हुए यहाँ पे लें, फिर इधर लें, तो जैसे ही एरिया चेंज होगा फ्लक्स चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, ठीक है। फ्लक्स EMF प्रोपोर्शन होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, फ्लक्स चेंज होगा तो EMF आएगी, EMF से इंड्यूस करंट आ जाएगा, ठीक है। 4th पे आ जाएं, इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द इंडक्टर आर मेड 4 टाइम्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हमने क्या कर दिया 4 टाइम्स कर दिया। फिर उसके बाद करते हैं देन द सेल्फ इंडक्टेंस बिकम्स, सेल्फ इंडक्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये इसका फार्मूला होता है इंडक्टेंस। एक्चुअल फार्मूला इसको ना यूँ लेट कर लें कि ये इंडक्टेंस जो है, सेल्फ इंडक्टेंस जो है ना प्रोपोर्शन है n² के, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा μ0 n², और यहाँ पे ये वॉल्यूम है ये, तो AL लगा लें, ठीक। तो ये n² का डायरेक्ट है, तो 4 है ना नंबर ऑफ टर्न्स, 4 का स्क्वायर करें तो 16 आ जाएगा, तो 16 टाइम इसका आंसर बन जाएगा, इंडक्टेंस 16 टाइम्स हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं ए रिंग इज़ अलाउड टू फॉल अबव मैग्नेट एज शोन इन दी फॉलोइंग फिगर। अब देखें यहाँ पे ये रिंग है, इसको हम फॉल कर रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो क्या होगा, इफ़ व्यूड फ्रॉम द अबव व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द रिंग एंड व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिक एंड दिस एंड बिहेव लाइक।
अब देखें ये ऊपर से आ रहा है तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसमें पास करेंगी, इसमें फ्लक्स चेंज होगा। तो अगर व्यू करना ऊपर से व्यू करना आपने, जब इसको अबव से व्यू करेंगे, ठीक है, इसको ऊपर से आपने व्यू करना है तो क्या होगा, यहाँ से व्यू करेंगे तो करंट अपोज होना चाहिए। तो करंट की ये डायरेक्शन मैं बना देता हूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज बनाता हूँ। तो राइट हैंड रूल लगाएं तो थंब नीचे की तरफ आएगा, राइट हैंड रूल से ये करें, थंब नीचे की तरफ आएगा, थंब नॉर्थ पोल को शो करेगा और ये नॉर्थ को रिपेल करेगा। ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए। ऊपर से देखें तो ये क्लॉकवाइज बनेगी, ठीक है। ये फिंगर्स है ना, ये थंब है ना, इस तरह लगाते हैं, ये थंब है। अगर आपको ये है तो फिंगर्स ऊपर से देखें ये क्लॉकवाइज बन रही है, इस तरह फिंगर्स आ रही हैं तो क्लॉकवाइज होगा। नीचे से एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये क्लॉकवाइज बनेगा, और ऊपर से व्यू करेंगे तो साउथ पोल नज़र आएगा। थंब नॉर्थ पोल को शो करता है जो कि नीचे होगा, और इसका ऑपोजिट नॉर्थ होगा। आई थिंक आप बात को समझ रहे हैं। यानी मैं अगर यूँ बात करूँ, ये थंब है, ये नॉर्थ पोल को शो करेगा। अब यूँ कर दें तो फिंगर्स ये ऊपर से देखें, ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये साउथ पोल को शो करेगा क्लॉकवाइज और साउथ पोल आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 MCQs को। 6 MCQs में कहते हैं विद रेफरेंस टू द अबव क्वेश्चन द रिंग विल कम डाउन विद। अब नीचे की तरफ रिंग आएगी विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। वेलोसिटी तो इंक्रीज़ कर रही है लेकिन उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि अपोज होगी। अपोज होने से क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी तो इंक्रीज़ कर रही है नीचे आते हुए लेकिन चेंज कम होगा क्योंकि अपोज हो रहा है। इधर भी नॉर्थ है, ठीक है, इधर भी नॉर्थ है, नॉर्थ पोल है, इधर भी नॉर्थ पोल है, तो ये रिपेल कर रहा है, वेलोसिटी में चेंज कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें वेलोसिटी नीचे आते हुए इंक्रीज़ कर रही है। नेक्स्ट 7 देखते हैं, इंड्यूस करंट इन ए सर्किट डिपेंड्स अपॉन। तो इंड्यूस करंट जो डिपेंड करता है वो इंड्यूस EMF पे करता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, स्पीड ऑफ कॉइल पे, तीनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। फिर 8 पे आ जाएं, व्हेन ए मैग्नेट वाज पुश्ड टुवर्ड्स ए सोलेनोइड द मीटर कनेक्टेड टू द सोलेनोइड शोड द डिफ्लेक्शन टू द राइट, व्हेन द सेम मैग्नेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द सोलेनोइड एट द सेम स्पीड व्हाट विल डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। ये लेट कर लें कि ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, इसको किस तरफ लेकर जा रहे हैं, सोलेनोइड की तरफ। लेट कर लें ये सोलेनोइड है, ठीक है, ये सोलेनोइड है और इसकी तरफ लेकर जा रहे हैं। पहले लेकर जाएंगे इसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा, तो पहले राइट डिफ्लेक्शन हो रही है, इसको पीछे लेकर जाएंगे तो डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी। तो सेम स्पीड बट टू लेफ्ट, ऑपोजिट डिफ्लेक्शन हो जाएगी इसमें। 9 में क्या कह रहा है, एन इंड्यूस्ड EMF इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन मैग्नेट इज़ इंसर्टेड इनटू कॉइल। EMF इंड्यूस बढ़ जाती है जब मैग्नेट को कॉइल में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, जो EMF है ना वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट पे डिपेंड करती है, स्पीड मैग्नेट पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी, लेकिन रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट 10 देखते हैं, टू इंड्यूस एन EMF इन ए कॉइल द लिंकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इंड्यूस EMF इन ए कॉइल लिंकिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो EMF इंड्यूस करने के लिए फ्लक्स चेंज होना चाहिए, फ्लक्स चाहे इंक्रीज़ करके चेंज कर लें या डिक्रीज़ करके चेंज कर लें तो EMF इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है, इसलिए ये D ऑप्शन आ जाएगी। अब आ जाए 11 में, इसमें कहता है इफ़ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल ऑफ 60 टर्न्स वेरीज एट द रेट 1 वेबर पर मिनट द इंड्यूस्ड EMF इज़। तो इसमें देखें ये इसमें 60 टर्न्स हैं, 1 वेबर पर मिनट रेट ऑफ फ्लक्स है, तो रेट ऑफ फ्लक्स कितना है, 1/60 है, ठीक है। और इस 1/60 नहीं है, 1 वेबर पर मिनट है, इसको मिनट से 6 सेकंड में लाए, मिनट की जगह 60 लगा दिया तो ये आ गया। और हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, एन EMF इज इक्वल टू एन डेल्टा 5 और डेल्टा टी, और एन 60 है और डेल्टा 5 और डेल्टा टी 1/60 है, तो 60 से कैंसिल, तो 1 वोल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इधर थोड़ा सा काम काफ़ी हो गया, इससे इधर कर लेते हैं। तो ये n डेल्टा 5 और डेल्टा t है, तो n 60 है, ठीक है, और ये क्या है 1/60 है, तो कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, EMF 1 आ जाएगी,
ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट 12 देख लेते हैं। लेंज़िस लॉ इज़ कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को ये डील करता है। ठीक है, तो फिर आगे कहते हैं कॉपरिंग हैविंग कट सच एज not to form a complete loop is held horizontally and bar magnet is dropped through the ring which its length along the axis of ring the acceleration of falling magnet is। देखें रिंग है जो कि हाफ है, उसको नीचे की तरफ ला रहे हैं, तो एक्सेलेरेशन तो जी ही आएगा ना, रिंग कंप्लीट हो या हाफ हो, तो जी 9.8 आता है हमेशा हाइट से आ रहा हो। उसके बाद है एन आयरन बार इज़ नियर ए मैग्नेट एज शोन, ये आयरन बार है और ये मैग्नेट इसके नियर है। विच डायग्राम करेक्टली शोज द इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म ऑफ द आयरन बार, कौन सी डायग्राम करेक्ट होगी? तो इसमें जो राइट ऑप्शन आएगी वो सी ऑप्शन हो जाएगी, क्योंकि इधर मैग्नेट था, नॉर्थ पोल था। ठीक है, तो नॉर्थ को रिपेल करना चाहिए, ओपोजिशन होती है, इधर नॉर्थ आएगा तो नॉर्थ को रिपेल करेगा लेंज़िस लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो बाकी देख लेते हैं। बाकी ये साउथ नहीं आएगा, ये इधर ऊपर नीचे आ रहा है, इधर नहीं आएगा क्योंकि ये साइड पे पड़ी हुई है, ये भी ऊपर नीचे आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये इधर नहीं होगा, साइड पे आना चाहिए क्योंकि मैग्नेट इधर साइड पे रखा हुआ है, तो ये नॉर्थ को रिपेल करेगा, अपोज करना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 15 MCQs। तो 15 में कहते हैं when north pole of magnet is moved towards the face of coil then the face of coil act as north pole, वही ये बात होगी ना इधर भी। ठीक है, लेंज़िस लॉ इधर लगेगा, ये नॉर्थ पोल है और ये कोयल है, इसको पास लेकर जा रहे हैं तो इसमें इंड्यूस करंट आएगा, तो इंड्यूस करंट अपना नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ की तरफ लाएगा अपोज करने के लिए। ठीक है, तो अपोज करने के लिए ये लेकर आएगा, तो कोयल का ये फेस इसकी तरफ जो होगा वो नॉर्थ पोल एक्ट करेगा। ठीक है, अब आ जाए 16 पे। 16 में कहता है इसमें द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर इज़ 2 हेनरी, द करंट इन वन कॉइल चेंज फ्राम 10 to 0, ये इनिशियल है, ये फाइनल 10 to 0 इनिशियल है और फाइनल 0 है, यानी चेंज इन करंट क्या आ जाएगा, और चेंज इन करंट निकालें, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 0 माइनस 10 तो माइनस 10 एम्पेयर इधर बन जाएगा, और टाइम कितना दिया हुआ 0.1। दी इंड्यूस्ड EMF इज़, इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला लगाना है। तो अब इसमें बात कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम से लिखते हैं डेल्टा I ओवर डेल्टा T, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, और इस फार्मूले में नेगेटिव भी आता है। अब वैल्यूज पुट करते जाएं, चेंजिंग करंट की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे करंट की 10 है, 0.1 है इसकी। ठीक है, 0.1 ऊपर 100 हो जाए, ये हो जाएगा सॉल्व करने से, और m की वैल्यू हमें दी हुई है 200 आ जाएगा। ये इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है तो ये 200 आ जाएगा। उसके बाद 17 देख लें। 17 में है एन EMF ऑफ 5 वोल्ट इज़ इंड्यूस्ड इन एन इंडक्टर व्हेन द करंट इन इट चेंजेस एट द स्टडी रेट ऑफ 3 एम्पेयर टू 4 एम्पेयर इन 1 मिली सेकेंड, द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है, ये फॉर्मूला लगेगा L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। माइनस इधर भी आता है लेकिन माइनस नहीं लगा रहे तो मैग्नीट्यूड है। L सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है, आप वैल्यूज पुट करके निकाल लें। 18 में देख लेते हैं द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, इंडक्टेंस जो डायरेक्ट होती है वो स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स की होती है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स की होती है, यानी इसका फार्मूला जो हम देखते हैं, ये लास्ट टाइम भी मैंने फार्मूला पीछे भी किया था। स्क्वायर ये L इज़ इक्वल टू ये आएगा म्यू नॉट N स्क्वायर AL आता है। AL तो वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट म्यू नॉट है, ये N है, तो N को भी अगर वैल्यू पुट कर लें तो क्या बन जाएगा, ये म्यू नॉट N स्क्वायर ओवर L स्क्वायर AL आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके टर्न एक L कैंसिल हो जाएगा तो इधर ये N आ जाएगा, L N स्क्वायर के डायरेक्ट है, स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 19 को देखते हैं। द कॉइल हैविंग 500 स्क्वायर लूप्स ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज़ प्लेस्ड नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड विच इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.1 टेस्ला पर सेकेंड इंड्यूसेस EMF इंड्यूस। इसमें भी फार्मूला लगाए हैं, आपको 500 टर्न्स दी हुई है यानी N दिया हुआ है और ईच साइड दी हुई है, तो एरिया आ जाएगा 10 × 10
100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड विच इंक्रीज रेट, ये हमें दिया हुआ है टेस्ला पर सेकंड दिया हुआ है। इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करनी है, ये इसका फार्मूला है। फ्लक्स का फार्मूला लगा लें बी ए, सोल्व करें, वैल्यूज करेंगे पुट, तो ये आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, हमने ईएमएफ इंड्यूस निकाल ली। नेक्स्ट इसको देख लें, अल्टरनेटिव करंट इंडक्टर बिहेव एज लाइक रजिस्टर। अल्टरनेटिव करंट में इंडक्टर रजिस्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, उसके बाद 21 है, इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंडक्टर आर डबल द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज़ आल्सो डबल देन एनर्जी स्टोर बिकम्स। तो यहाँ पे देखें n स्केयर का 2 कर दें, 2 स्केयर 4, इधर i भी डबल हो जाएगा, 2 स्केयर 4, 4 इंटू 4 16 टाइम्स आ जाएगा। ये फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, ये बुक में थ्योरी में दिया हुआ है, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब उसमें पूछा एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी मैग्नेट, और इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होगी। 23 क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड इज़ इंक्रीज्ड। सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस का जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है वो है L = म्यू नॉट n स्क्वायर AL। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, इंक्रीजिंग द करंट तो है ही नहीं है, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉइल, तो ये एरिया दिया हुआ है। पासिंग AC DC ये भी नहीं है ऑल, तो ये बी आ जाएगा क्योंकि इसमें एरिया वाली ऑप्शन दी हुई है। ठीक है, तो 24 में देखते हैं, द करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 2 एम्पेयर इन 5 सेकंड इफ इंड्यूस ईएमएफ इज दिस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल L को हमने फाइंड करना है। ठीक है, दी करंट ये कर लीजिएगा ना, वो सेम करंट दिया हुआ है वो पीछे भी हमने लगाया था फार्मूला, L डेल्टा I और डेल्टा T से ये हो जाएगा। 25 द करंट इन अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 10 हेनरी चेंजेस फ्राम 8 एम्पेयर टू 3 एम्पेयर इन 2 सेकंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए अब सेम यही फार्मूला लगाएं आप। ठीक है, करंट इन इंडक्टेंस 10 हेनरी, L 10 है और करंट चेंज हो रहा है कि कहाँ से कहाँ 8 से 3, तो ये आ जाएगा 3 - 8 -5 आ जाएगा। इधर माइनस लगा देना, नेगेटिव भी इसमें आ जाएगा, और टाइम ये है, सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ स्ट्रेट वायर्स, स्ट्रेट वायर की सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो ज़ीरो होती है, मतलब नहीं होती। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल की होती है, अगर स्ट्रेट हो जाएगी तो ज़ीरो हो जाएगी। तो इसको देख लें, ये भी मैथमेटिकल है, MCQs। नेक्स्ट 28 है, द करंट इन अ कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स दी हुई हैं, करंट चेंज हो रहा है, टाइम दिया हुआ है, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ दी हुई है, और व्हाट इज़ इंड्यूस सेल्फ इंडक्टेंस, वही सेम फार्मूला यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये फार्मूला ना L डेल्टा I ओवर डेल्टा T है। अच्छा, नेक्स्ट 29, मैग्नेट इज़ ऑसिलेटिंग फ्रीली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रीली ऑसिलेट कर रही है, अगर ये है मेटल है। ठीक है, इफ़ मेटल इज़ प्लेस नियर दी अंडर मैग्नेट, यहाँ पे मैग्नेट पड़ा हुआ है लेट नॉर्थ साउथ, और मेटल यहाँ पे क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ ऑसिलेट हो रही है, तो क्या कहता है, इफ़ दी मेटल प्लेट इज़ प्लेस अंडर दी मैग्नेट इट्स ऑसिलेशन, तो डिक्रीज़ होंगी ऑसिलेशन। ठीक है, क्यों डिक्रीज़ होंगी, स्ट्रॉन्गली डैम का मतलब डिक्रीज़ होंगी, स्ट्रॉन्गली डैम्ड होंगी, क्योंकि इन दोनों में ऑपोजिशन होनी है अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ। ये इधर जाएगा तो ये ट्रैक्ट करेगा, ये इधर जाएगा तो फिर भी ट्रैक्ट करेगा, तो डैम्प होगी, स्ट्रॉन्गली डैमिंग बहुत कम होगी। 30 है, काज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स होता है डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, इसका जो है ना चेंज काज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये इसका फॉर्मूला होता है N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T, तो ये इसका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। डिक्रीज़ भी हो सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस ईएमएफ जो है ना वो सबसे इधर करें तो ये सबसे ही हो जाता है, ये सब चेंज हो रहे हैं फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो वो भी फ्लक्स चेंज करेगा। लेकिन मोर जो एक्यूरेट इसका बनेगा ना, इसको होंगे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स को चेंज कर दें। ठीक है, तो उसने मैक्सवेल ने क्या कहा था, चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, तो इसमें बेसिक जो आएगा ना क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो ईएमएफ आ जाएगी। ठीक है, तो मोर एक्यूरेट फिर ये वाला डी बन जाएगा। अब एमसीक्यूज जो देखने लगे हैं वो एसी जनरेटर टू ट्रांसफार्मर तक है, मतलब सेकंड हाफ अब चैप्टर के बाकी सारे एमसीक्यूज हैं 15 चैप्टर के। इसमें ये कह रहा है प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ कनेक्टेड टू एसी वोल्टेज, ये एसी वोल्टेज लगा दिया प्राइमरी को। दिस सेकेंडरी कॉइल इज़ कनेक्टेड टू वेरिएबल रजिस्टर, यहाँ पे ये वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया। विच चेंजेस विल कॉज डिक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस को कौन डिक्रीज़ करेगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। तो इसमें देखें ये इक्वेशन और ट्रांसफार्मर कहते हैं इसको, वी एस ऑफ वी पी इज इक्वल टू एन एस ऑफ एन पी। ठीक है, तो वी एस एन एस के डायरेक्ट है, वी पी एन पी के डायरेक्ट है। अब देखें अगर हमने एन पी को बढ़ाना है, ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें, ठीक है, तो यहाँ पे ये वी एस इसके क्या है, इन्वर्स है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स से बढ़ेंगी प्राइमरी की तो सेकेंडरी का वोल्टेज डिक्रीज़ होगा। यहाँ पे ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो ये दोनों इन्वर्स हैं। ठीक है, सेकेंडरी के वो पोटेंशियल डिफरेंस कम करने हैं तो प्राइमरी की टर्न्स बढ़ानी पड़ेंगी, तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा। बाकी लिखा है इंक्रीजिंग द करंट, ठीक है, करंट को इंक्रीज़ कर दें, तो करंट का अगर देखें तो ये रिलेशन इधर लिखा हुआ है, प्राइमरी का करंट बढ़ाएं तो वीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये और बन जाएगा, ये इसका रिलेशन आ गया ना, इसको छोड़ दें। अब आ जाएँ सेकंड पे, सेकंड में ये देख लीजिएगा ये डायग्राम बेस। हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में करते हैं ए कॉइल इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल वुड बी मिनिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो जब प्लेन परपेंडिकुलर होगा ना, ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, ये इस साइड को ना प्लेन कहते हैं हम कॉइल की। जब ये प्लेन फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाएगा 90 डिग्री में, तो फिर ईएमएफ क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक हो गया, जब पैरेलल होगी तो फिर मैक्सिमम होती है, ये याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं, क्योंकि ईएमएफ का फॉर्मूला नहीं, इज इक्वल टू वी बी एल साइन, यहाँ पे जो फार्मूला हमारे पास होता है ईएमएफ इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है, जब ये 90 हो जाएगा ना तो यूँ लेट कर लें, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी इधर इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, साइन ज़ीरो आ जाएगा, साइन ज़ीरो ज़ीरो, ईएमएफ ज़ीरो, करंट ज़ीरो आ जाएगा। अब ये डायग्राम दी, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर को है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये नॉर्मल के साथ इधर एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, तो बताना है फॉर विच एंगल ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मैक्सिमम, किस एंगल के लिए मैक्सिमम होगी। तो देखें इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करनी है हमने। अब देखें, अब जो एंगल दिया ना वो वर्टिकल से दिया हुआ है, तो वर्टिकल से दिया हुआ है तो ये इसका ये वाला एंगल बन गया, एक ये कंपोनेंट बन गया, दूसरा ये बन गया। इस कंपोनेंट का नाम क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वी साइन थीटा, और इस कंपोनेंट का नाम क्या हो जाएगा, ये जो आ रहा है वी कोस थीटा, और कोस 0 डिग्री लगाएं, कोस 0 डिग्री 1, तो मैक्सिमम आंसर आ जाएगा वी आ जाएगा कोस 0 डिग्री पे। ठीक है, तो वर्टिकल से ही होना तो कोस 0 आएगा, वैसे साइन थीटा आता है इसके फार्मूले में, इधर साइन थीटा आ रहा है, जब वर्टिकल से एंगल है तो इधर ही कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये पहले भी इस तरह के एमसीक्यूज हमने किए हुए हैं चैप्टर 2 में, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 2 में। अब इसमें देखते हैं, कहते हैं रेशियो ऑफ न्यूक्लियर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ 1:2 रेशो। अब टर्न्स रेशो दी हुई है, एन एस और एन पी इसको लिखते हैं, ये 1/20 है। ठीक है, और ये इक्वल होता है वी एस और वी पी के, और हमें पता है अगर मैं इसकी सिर्फ बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये सिर्फ किसके इक्वल आ जाएगा, वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस, ये इसका फार्मूला बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे करंट की जो वैल्यू आ रही है वो 20 एम्पेयर है, और करंट आई एस की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि ये टर्न्स रेशो जो है ना करंट रेशो के इन्वर्स है। एन एस और एन पी है, ये फार्मूला होता है ना एक्चुअली, तो अगर इसको कंपेयर करें तो एन एस ऊपर है तो आई एस इधर नीचे है, एन पी नीचे है तो आई पी ऊपर है, तो ये 1/20 है, तो ये क्या हो जाएगा 20/1। ठीक है, तो 2:20 रेशो 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आ जाए 6 में,
इन ट्रांसफार्मर द टर्न्स रेशियो इज़ फाउंड टू बी 2:1 सच ट्रांसफार्मर विल डिक्रीज करंट लेवल। क्योंकि इसमें देखें ये जो होता है ना टर्न्स रेशियो में, इसको NS लिखते हैं और दूसरे को हम NP लिखते हैं, NS रेशियो NP लिखते हैं। तो ये फर्स्ट 2N की हैं और 1 किसकी हैं, प्राइमरी की हैं। तो प्राइमरी की टर्न्स कम हो रही हैं तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वो क्या होगा, करंट लेवल डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो 7 पे देखते हैं। एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज़ दी वन विच, आइडियल वो होता है जिसमें क्या हो, इंक्रीज़ करंट लेवल हो, ठीक है, और डिक्रीज़ वोल्टेज लेवल हो, कीप्स पावर लेवल। स्टेप डाउन में तो करंट लेवल डिक्रीज़ होना है, वोल्टेज लेवल भी डिक्रीज़ होना है और पावर लेवल कांस्टेंट रहेगा। ऑल ऑफ दिस आ जाएगा, ये सब होते हैं। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर आर शोन इन द फिगर। व्हाट मस्ट बी द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी। ये NP है, ये बताया हुआ 100 है, तो वोल्टेज इधर बताना है सेकेंडरी का कितना होगा। ठीक है, तो वो फार्मूला आप देख लें, NS/NP होता है और इधर आ जाएगा VS/VP होता है। अब वैल्यूज़ लगा लें। NS की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, NP की वैल्यू 1000 दी हुई है और VS हमने फाइंड करना है, VP हमें दिया हुआ है 220। सोल्व कर लें इसको। ठीक है, तो VS आ जाएगा, इसको इधर ले जाएं, 1/100 × 220, ये 0 भी गया तो 2.2 आ जाएगा। अच्छा, इधर इसको सॉल्व किया तो इस तरह आ गया। अब देखें आंसर इसका 0 है। क्यों बोला, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। अगर वो अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स होता तो फिर इस तरह से ये कर लेना था। अब वो उस ये देखें ट्रिक देखें कितना उसमें मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। बैटरी तो वो चेंज नहीं करेगी, डायरेक्ट करंट होता है, ये सारा काम तो अल्टरनेट करंट से होना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो इसका मतलब है ये आपने देख लेना इस चीज़ को। नेक्स्ट है 9, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ टू, जो ट्रांसफार्मर का काम है वो इस EMF को चेंज करना, अल्टर द वैल्यू ऑफ AC, ना कि इंक्रीज़ ऑफ AC, डिक्रीज़ ऑफ AC, अल्टर द वैल्यू ऑफ DC। ये क्या करता है, AC को चेंज अल्टर करता है, इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है, यानी स्टेप डाउन भी हो सकता है, स्टेप अप भी हो सकता है। तो DC को तो ये डील ही नहीं करता ना, C ऑप्शन तो आएगी नहीं। 10 में आ जाए, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है इसमें। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन होती है। उसके बाद आ जाए 11, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन 100 वोल्ट टू 10 वोल्ट। ठीक है, स्टेप डाउन, तो ये VS हो गया, ये क्या हो गया, NP हो गया। ये स्टेप डाउन हो रहा है तो ये पहली वाली क्या हो जाएगी, VP हो जाएगा और ये दूसरा क्या हो जाएगा, VS हो जाएगा। टू ऑपरेट द डिवाइस विद दी एन इम्पिडेंस ऑफ 2, ये रेजिस्टेंस हो इम्पिडेंस होगी, देन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेन्स बाय द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज। तो इसमें ये जो है ना, इसमें VP दी हुई है, ये फॉर्मूला लगाएं, V = I और I आ जाएगा V/R और V 100 है और R 2 है, तो डिवाइड किया तो ये 50 आ जाएगा, 50 एम्पेयर, ये ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट है, कॉइल हैविंग द नंबर ऑफ टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन इट। तो ये आ जाएगा नवाब। ठीक है, इसको यूँ भी लिख सकते हैं, EMF = नवाब, ठीक है, साइन थीटा आता है। तो मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 पे 1 होगी तो ये नवाब बच जाएगा, जिसको इसके लिखा है NBAW, यानी नवाब। इसको शॉर्टकट याद रखने का तरीका है। ठीक है, नवाब सेठ को कहते हैं। खैर, हमने इसको याद रखने का ट्रिक बनाया। अच्छा, इधर 13 है, एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड इन अ मटीरियल व्हेन इट इज़। एडी करंट प्रोड्यूस होता है जब क्या हो, प्लेस्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें मटेरियल को, या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो ना, तो फिर एडी करंट आता है। ठीक है, तो प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखने से एडी करंट आता है। 14 पे आ जाएं, आर्मेचर करंट इन अ DC मोटर विल बी मैक्सिमम व्हेन दी। इसमें आ जाएगा मोटर इज जस्ट स्टार्टेड मूव। स्टार्टिंग में अभी करंट स्टार्ट ही होता है, अगर मोटर अभी स्टार्ट ही होती है तो करंट मैक्सिमम होगा, उसके बाद फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जैसे कहा जाएगा मोटर जस्ट स्टार्टेड मूविंग, स्विच ऑफ का नहीं आएगा, एक बार ये नहीं आएगा तो स्टार्ट मूविंग में आ जाएगा। अब इसमें आ जाए, ये न्यूमेरिकल है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बताने हैं, ये आप
कर लें इस तरह के, पहले हमने किए अभी। अब 16 पे देख लेते हैं। 16 में कहता है द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ कट इनटू वेरी थिन शीट एंड piled together after getting insulated from each other to reduce the eddy current। और एडी करंट जो है ना डिक्रीज़ होता है वो इंसुलेशन करने से। ठीक है, ये कोर है, इसको हमने क्या किया, इसकी बनाई लेयर्स बनाई शीट की, उनके दरमियान क्या कर दी, इंसुलेशन कर दी, तो एडी करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाता है इंसुलेशन करने से। और हिस्टैरिसीस लॉस, लूप एरिया कम करने से हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है, तो इधर ए आ जाएगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर इज़ सिमिलर टू डीसी जनरेटर। डीसी मोटर की डीसी जनरेटर के सिमिलर होती है, कंस्ट्रक्शन इनकी दोनों की सेम होती है। नेक्स्ट देखते हैं 18 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कम्यूटेटर आर यूज्ड। कम्यूटेटर जो है ना वो जनरेटर में यूज़ होते हैं, अब वो एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर हो, दोनों में यूज़ होंगे, तो ये बोथ बी एंड सी, ये डी ऑप्शन आ जाएगी। द लॉस ऑफ पावर इन ट्रांसफार्मर इज़ ड्यू टू लॉस एडी करंट की वजह से भी हो रहा होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल की वजह से भी होता है, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस की वजह से भी होता है, ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। 20 वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर इज़ सेम एज दैट ऑफ। तो डीसी मोटर की जो वर्किंग है वो किसके इक्वल होती है, गलवानोमीटर के सेम होती है, क्योंकि जो गलवानोमीटर है ये भी डीसी मोटर होती है। ठीक है, तो डीसी मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल डीसी गलवानोमीटर के इक्वल होती है। पीछे कंस्ट्रक्शन आई थी वो एसी जनरेटर की और डीसी मोटर की, पीछे जो हमने पढ़ी थी वो कंस्ट्रक्शन हमने देखी थी। डीसी मोटर की जो कंस्ट्रक्शन है वो डीसी जनरेटर के सेम होती है। डीसी मोटर की और डीसी जनरेटर दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम होती है, लेकिन इधर गलवानोमीटर की जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो डीसी मोटर के सेम है। ठीक है, आगे देखते हैं 21 में, दी मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ इंक्रीजेस दी। बैक ईएमएफ क्या करती है, इंक्रीज दी चेंज ऑफ फ्लक्स करती है। ये फॉर्मूला लगाए ना, माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो नेगेटिव बता रहा है बैक ईएमएफ फ्लक्स को इंक्रीज़ करेगी, रेट ऑफ फ्लक्स को इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी। तो इंक्रीज़ इन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये ऑप्शन ठीक है। डिक्रीज़ इन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिक्रीज़ करेगी या इंक्रीज़ इन स्पीड ऑफ मोटर। ठीक है, तो अब देखें मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ या तो इंक्रीज़ करेगी स्पीड को, या अब नेगेटिव का मतलब है, मैग्नीट्यूड का मतलब नेगेटिव नहीं आएगा। जब नेगेटिव नहीं आएगा तो फिर मैग्नीट्यूड हो जाएगी। अब मैग्नीट्यूड हो जाएगी तो अब इसमें ये होना है कि अगर आप ये फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं तो ईएमएफ बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन आ जाएगी इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो बैक ईएमएफ इंक्रीजेस विद, बैक ईएमएफ बढ़ेगी जब चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ेगा, और या स्पीड बढ़ेगी तो फिर भी बढ़ेगा। अब मैग्नीट्यूड की बात होती है, नेगेटिव होता तो फिर कुछ और होना था। नेगेटिव अगर आ जाता तो ईएमएफ बढ़ेगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिक्रीज से होता है। ठीक है, ये बैक ईएमएफ इसको कम करती है। अब चूंकि उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है तो फ्लक्स चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ेगा, राइट टाइम और रेट ऑफ चेंज फ्लक्स बढ़ेगा तो ये मैग्नीट्यूड ईएमएफ बढ़ेगी, या स्पीड से बढ़ेगा तो बोथ ए एंड सी आ जाएगा। द रिलेशन फॉर बैक ईएमएफ इन मोटर इज़ गिवन। तो बैक ईएमएफ के लिए जो रिलेशन होता है हमारे पास, एक तो आता है ये वी माइनस ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर। ये होता है ना वी इज इक्वल टू आई आर है, तो इधर क्या है, बैक ईएमएफ माइनस होती है, तो वी माइनस ईएमएफ इक्वल टू आई आर, ये करेक्ट है। और इधर से आर रेजिस्टेंस निकालने, तो रेजिस्टेंस के लिए आई डिवाइड हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू वी माइनस ईएमएफ ओवर आर, तो ये भी ठीक है। ठीक है, और ये ठीक नहीं है, बस बी और सी दोनों करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो अब टर्न्स रेशो दी हुई हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के में क्या होती हैं, प्राइमरी की टर्न्स क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, सेकेंडरी की कम होती हैं। ठीक है, और इफ़ करंट इज़ 20 इज़ पास थ्रू द प्राइमरी कॉइल इज़ 2। ठीक है, ये प्राइमरी करंट है और ये प्राइमरी वोल्टेज है। द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इन द सेकेंडरी वोल्टेज हमने फाइंड करना है। एज्यूमिंग द ट्रांसफार्मर आइडियल 1 इज़, ठीक, आइडियल ट्रांसफार्मर हमने कंसिडर किया है। ये जो रेशियो है NS
पी रेशो है। और हमें पता है फार्मूला क्या होता है, ये पढ़ा हुआ है हमने फार्मूला। इसका जो फार्मूला होता है एन एस ओवर एन पी इज़ इक्वल टू वी एस ओवर वी पी होता है। अब वैल्यूज लगा लें, वी एस 220 है, ठीक है, और वी पी 220 है, और वी एस हमने फाइंड करना है, ये वैसे ही रहने दें, ठीक है। और एन एस लगा दें, इधर क्या आ जाएगा, एन एस हमें सेकेंडरी टर्म्स दी हुई हैं 10 और प्राइमरी कितनी दी हुई हैं 1, तो सोल्व कर लें। ये 10 ओवर 1 किसके इक्वल है, वी ओवर 20 के, तो इधर इसको ले जाएं, उधर मल्टीप्लाई कर दें, 220 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगी, इधर वी एस बच जाएगा, ठीक है ना। इसको 220 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, तो इसको कर दें मल्टीप्लाई 220, ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर लें तो ये ज़ीरो एक ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। शॉर्टकट मैंने किया है, ठीक है। तो ये वैल्यू इधर पुट कर दें, ये इधर पुट, वी एस हमने फाइंड करना है, वी पी की ये लगाई, एन एस की वैल्यू ये लगाई, एन पी की ये है, सोल्व किए तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, बैक ईएमएफ दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दी हुई है, और कहता है करंट क्या होगा। ये भी जो फार्मूला हम पढ़ के ला रहे हैं बैक ईएमएफ का, ये वाला फार्मूला या ये वाला लगा लें। वोल्टेज ईएमएफ दिया है, आर दिया, आई फाइंड करना है, ठीक है, तो ये पुट करें आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देख लेते हैं 25, एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज़ कनेक्टेड टू मेन सप्लाई ऑफ 240 वोल्ट, इट इज़ डिज़ायर्ड टू ऑपरेट एट 12 वोल्ट 300 वाट लैम्प, फाइंड दी करंट इन प्राइमरी। अब इसमें ये देखें क्या क्या दिया हुआ है, मेन से, यानी ये प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास आ गया, वी पी है, और इट इज़ डिज़ायर टू ऑपरेट, तो ये वी एस आ गया और ये पी एस आ गया, और फाइंड द करंट इन प्राइमरी, प्राइमरी करंट फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला लगाएं, फार्मूला क्या होगा, इनपुट करंट आई वी होता है, ठीक है, फार्मूला पावर का, तो आई पी वी पी आई एस वी एस आ जाएगा। अब इधर वैल्यू से पुट कर दें, तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है वी पी, ये कितना है 240 दिया हुआ है, और हमने फाइंड क्या करना है, इट इज़ डिज़ायर टू ऑपरेट, आई पी हमने फाइंड करना, आई पी को वैसे ही लिख दिया, ठीक है, और इट इज़ डिज़ायर टू ऑपरेट 12 वोल्ट, वी एस 12 वोल्ट हमें दिया हुआ है, ठीक है, और आई एस हमें नहीं दिया हुआ, पी एस दिया हुआ है। अच्छा, इसकी जगह ना, इससे सारे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी एस लिख सकते हैं, सेकेंडरी पावर लिख सकते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी पावर हमें दी हुई है कितनी 300, और यहाँ पे क्या है आई पी इंटू 240 है, इसको डिवाइड कर दें या सोल्व कर दें, ये 0 0 से गया तो 30/24 आ जाएगा, तो इसको सोल्व कर लें। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो इस तरह करेंगे 1.25 इसका तकरीबन आंसर आ जाएगा, तो ये डी ऑप्शन बन जाएगी। अब फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल के लिए इनपुट आउटपुट पावर सेम होती है, इक्वल होती है। फिर 27 में कहता है डीसी मोटर इज़ मोस्टली लाइकली टू बर्न व्हेन, जो डीसी मोटर है वो बर्न होती है कब, जब ओवरलोडेड हो जाए, स्पीड ऑफ मोटर डिक्रीज ये भी ठीक है, मैक्सिमम करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, मैक्सिमम करंट ड्रा हो जाए फिर भी बर्न हो जाती है, ओवरलोडेड बियॉन्ड लिमिट हो जाए, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। स्पीड कम हो जाए करंट ज़्यादा फ्लो कर जाता है, ओवरलोड हो जाए तो फिर भी स्पीड कम होती है, करंट ज़्यादा फ्लो कर जाता है, मैक्सिमम करंट ड्रा करता है जो स्पीड कम होती है, सब एक जो से कनेक्टेड है। अब आ जाएँ इसका ऑल ऑफ दीज आ गया 28 में, फॉर अ डीसी मोटर एट इट्स मैक्सिमम स्पीड, डीसी मोटर मैक्सिमम स्पीड क्या होगी इसकी, तो डीसी मोटर की मैक्सिमम स्पीड होगी बैक ईएमएफ मैक्सिमम, डीसी मोटर एट इट्स मैक्सिमम स्पीड, जब मैक्सिमम स्पीड होगी तो बैक ईएमएफ मैक्सिमम होगी, ठीक है। बैक की करंट इज़ मिनिमम हो गया, नहीं, इसमें आ जाएगा सोर्स करंट इज़ मिनिमम, ये ठीक है, ठीक है। तो जो बैक ईएमएफ है ना वो स्पीड के डायरेक्ट होती है, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी इट मीन्स बैक ईएमएफ ज़्यादा होगी, और जितनी बैक ईएमएफ ज़्यादा होगी इसका मतलब करंट उतना कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वी माइनस ई एम एफ है इज इक्वल टू आई आर है, ठीक है। तो ये वोल्टेज कम हो गए तो करंट कम आना है यहाँ पे, ठीक है। तो करंट क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ, बैक करंट इज़ मिनिमम, बी ऑप्शन है, और सोर्स इज करंट इज़ मिनिमम, ए आ जाएगा बैक ईएमएफ इज़ मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि स्पीड बढ़ने से बैक ईएमएफ बढ़ेगी, और सोर्स करंट क्या हो जाएगा मिनिमम,
तो ये डी ऑप्शन बन जाएगी। आगे ये देखते हैं 29 में कहते हैं इफ़ द स्विच ऑफ अ सेकेंडरी कॉइल इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज़ ओपनड देन, स्विच सेकेंडरी कॉइल का ओपन किया तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, मिनिमम करंट फ्लोज थ्रू दी कॉइल, क्योंकि सेकेंडरी में करंट कम होगा तो प्राइमरी का करंट भी कम होगा, क्योंकि प्राइमरी पावर इज़ इक्वल टू सेकेंडरी पावर। तो इधर करंट कम होगा, इसकी पावर कम होगी, इसकी पावर कम हो रही है, इसका करंट है तो इसका करंट कम हो रहा है, ठीक है। और इसमें सी में इनपुट पावर आउटपुट पावर की इक्वल होती है, ये तो कंफर्म है, ये कंफर्म है, ये अभी लिखा मैंने, और ये होगा तो आगे ना इसका फॉर्मूला लगाएं, इधर इनपुट पावर आई पी वी पी इज़ इक्वल टू आई एस वी एस है। अब देखें यहाँ पे वी पी है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब ज़रा देखें यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन बी ऑप्शन में कहा मिनिमम करंट फ्लो थ्रू दी प्राइमरी। अब ये सेकेंडरी पावर कम हुई है, सेकेंडरी पावर कम हुई है तो यहाँ पे ये कम होगी तो इट मीन्स ये भी कम होगी, ठीक है। ये कम हो रही है तो इसमें ये तो कांस्टेंट है, तो क्या करंट कम होगा, फिर आईपी कम होगा, ठीक है। तो इसमें कह दिया बी में आएगा मिनिमम करंट फ्लो थ्रू दी प्राइमरी कॉइल एंड इनपुट आउटपुट पावर के इक्वल होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू दी प्राइमरी कॉइल ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इनपुट पावर आउटपुट के पावर के इक्वल है। आउटपुट पावर कम होगी सर्किट जब स्विच सेकेंडरी को ओपन करेंगे, और तो ये कम होगी सारी, तो ये भी सारा कम होगा, इसमें ये तो कांस्टेंट है तो फिर ये आईपी करंट कम होगा, तो बोथ ऑप्शन आ जाएगी। आगे इन डीसी जनरेटर व्हेन कॉइल रोटेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल, ठीक है। तो डीसी जनरेटर में देखें, जब याद रखना जब भी डीसी जनरेटर में कॉइल रोटेट करती है तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। कॉइल में रिवर्स हो जाता है लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में सेम डायरेक्शन रहती है, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा रिवर्स, ठीक है। तो ये इसकी हमने 15 चैप्टर की भी देख ली, ठीक है। नेक्स्ट अब जो लेक्चर आएगा उसमें आ जाएंगी 14 एंड 13, और ये सेकेंड ईयर एंड हो गई, तो उसके बाद हम बीएससी और एमएससी को हम फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब को कामयाब करें, तो स्ट्रगल जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला सब बेहतर होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।